अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद से मुल्क की सियासत जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ पहुंची है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों कैंप्स की जानिब से हर मुमकिन सियासी दाव पेच इस वक्त खेले जा रहे हैं और इस सियासी रस्साकशी में सबसे ज्यादा पड़ला हुकूमत या अपोजिशन की बजाय इत्तेहादियों का भारी लग रहा है, जिनका वोट हासिल करने के लिए अपोजिशन हो या हुकूमत दोनों की जानिब से पूरा जोर आजमाया जा रहा है। दिलचस्प बात लेकिन यह नाज़रीन के इन इत्तेहादियों ने भी दोनों फरीकैन को फिलहाल शशोपंज में मुब्तला कर रखा है। काफ लीग हो, MQM हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, कोई भी ना साफ छुप रहा है और ना खुलकर सामने आ रहा है। कभी इम्कान यह है कि इत्तेहादी आइंदा 24 से 48 घंटों में अपने और हुकूमत के मुस्तकबिल के फैसले के बारे में बाकायदा जो है ऐलान कर देंगे। आज की अहम तरीन पेशरफ पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान होने वाली बड़ी मुलाकात है, जिसमें दोनों जमातों के दरमियान मामला तय हो जाने की भी इतलात है। इस मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक मुल्क के वसी तर मफाद में एक दूसरे से मिलकर काम करने पर दोनों जमातों ने इत्तेफाक किया और अब मामला जो हैं वो काफ लीग के कोर्ट में, जिनका मुमकिन फैसला हुकूमत की तमाम उम्मीदों पर पानी भी फेर सकता है। इसी तरह पंजाब में हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने वाले जहांगीर तरीन हो या अलीम खान हो, उस ग्रुप पर भी सबकी नजरें हैं। नून लीग के रहनुमा और पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन के घर आमद ने पंजाब हुकूमत के लिए भी खतरे की घंटियां जो हैं वो बजा दी हैं। हमजा शहबाज और तरीन ग्रुप की मुलाकात के बाद जो बयान जारी किया गया उसके मुताबिक सूबे के मामलात पर मायूसी का इजहार किया गया और उस्मान बुज़दार को ओहदे से हटाने पर इत्तेफाक किया गया है। यह भी अहम डेवलपमेंट है, यानी विफाक और पंजाब दोनों जगह PTI की गवर्नमेंट के सर पर खतरात के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। मौजूदा सियासी खींचतानी को देखकर यह क्यास आराइयां भी मजबूत हो रही हैं कि इत्तेहादी और पुराने साथी दोनों ही अपना वजन अपोजिशन के पल्ले में डाल सकते हैं। शायद इसी सूरत हाल को भांप कर हुकूमत दो टोक और मजामती हिकमत अमली इस वक्त अपना चुकी है। अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के बाद 14 रोज में इजलास बुलाना जरूरी है, जो कि 21 मार्च बनता है, जबकि चंद दिन बहस के बाद हुकूमती कैंप से 28 मार्च को वोटिंग कराए जाने की खबरें भी आ रही हैं। अपने ही मुनरिफ फराकीन हो, इत्तेहादी हो या चाहे अपोजिशन अराकीन, इनको हुकूमत ने अदम एतमाद से पहले 27 मार्च को डी चौक पर 10 लाख अफराद के मजमे पर मुश्तमिल जलसे का चैलेंज भी दे दिया है। हुकूमत के बकौल हमारे खिलाफ वोट डालने वालों को इस मजमे से गुजर कर जाना पड़ेगा, यानी हुकूमत ने खुद तसादुम का माहौल बनाने का एक इंदिया भी दे दिया। साथ ही हुकूमती वज़रा बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी के बायस अपोजिशन और इतों को भी खबरदार कर 154 का नंबर ये क्रॉस नहीं कर सकेंगे तहरीक अदम एतमाद। 154 हद है इनकी, उससे नीचे जा सकते। PMLQ चंद पंजाब के अजला की पार्टी। यकीन है कि हमारे जितने एलाइज हैं, मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है कि वो ऑपोजिशन को पूरी तरह समझती हैं। अब आपको याद दिलाते चलें कि हुकूमत ने एक चाल ये भी चली कि वोट से पहले अपने अराकीन को किस तरह रोका जाए, जो भी हुकूमत उसमें नाकाम उसमें नज़र आ रही है। आज ही स्पीकर असद कैसर ने पार्लिमान के शुबह कानून से उस पर राय ली, जिसके तहत स्पीकर अराकीन को वोट डालने से किसी सूरत नहीं रोक सकते। ताहम ऐसा लगता है कि हुकूमत की तमाम तर कोशिशें और हिकमत अमलियाँ जो है वो अपोजिशन को अपने इरादों से पीछे नहीं हटी। अपोजिशन भी हुकूमती हरबों और हिकमत अमलियों पर अपनी चालें चल रही है। अब से कुछ देर पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इंतहाई अहम इशाया हुआ, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी शिरकत की। ऐसे माहौल के बाद इस्लामाबाद में सियासी मुहिम जोई और माजराई का खतरा बढ़ता जा रहा है। क्या ये खतरा हकीकी है और हुकूमत का घर जाना क्या ठहर चुका है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हसन इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आगे चलकर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद और वफाकी वजीर जनाब शफकत महमूद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। हसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले सवाल आपसे ये है कि काफ लीग ने आज ये कहा है कि अपोजिशन जो ये बार बार कह रही है कि हमसे मामला तय पा चुके हैं, कोई मामला तय नहीं पाए, ये सब क्यास सराइयां हैं, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, अभी तक हमने किसी के साथ कतईयत से बात नहीं की कि तय पा गए हैं। हमारी बातचीत चल रही है और जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अगरचे हमारे पास जो मतलूबा 172 का नंबर है वो मौजूद है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि इस तब्दीली के लिए या इस तहरीक अदम एतमाद के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस बर्पा करें, इसलिए कि ये सिर्फ तहरीक अदम एतमाद नहीं है। इसके बाद अगला मरला जो है वो आम इंतखाबात का है, उस पे के लिए भी हमें कंसेंसस चाहिए। और आम इंतखाबात से ज़्यादा कठिन मामला इस हुकूमत का जो सालों का गंद है, जो तबाही है,
उसको साफ करना, पाकिस्तान की मईशत को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करना, और इसमें बहुत ज़्यादा हमें इस्लाहात की ज़रूरत होगी, नेशनल एजेंडा बनाना पड़ेगा, एक कौमी यकजहती की फ़ज़ा बनानी पड़ेगी। तो इसलिए हमारी हतुल वसा कोशिश है कि हम तमाम जमातों को साथ लेकर चलें, उन्हें परसुएड करें कि ये इस बात का वोट नहीं है कि इमरान खान साहब ये वज़ीर एहसन साहब, ये तो ठीक है, ये जो आप चीजें गिनवा रहे हैं, ये तो जब अदम एतमाद अगर इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो जाती है उसके बाद की ये सारी बातें, लेकिन उससे पहले कतियत से आप नहीं बता सकते। और काफ लीग ये कह रही है कि हमें ओपोजिशन ने सीएम पंजाब की स्लॉट ऑफर की थी, लेकिन कोई ज्यादा वो संजीदा ऑफर नहीं थी। और आज हमजा शहबाज की तरीन ग्रुप से भी मुलाकात हुई है, तो लग रहा है कि नून लीग थोड़ी सी यहां पे कंफ्यूज है कि क्या काफ लीग को अपने साथ पंजाब में मिलाएं या तरीन ग्रुप को साथ में मिलाएं। एम आई राइट? देखिए, हमारी कोशिश है कि हम तमाम ग्रुप्स को, जैसे मैंने कहा, कि इस मूव के पीछे इकट्ठा करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मरहला है। और इस वक्त आपने देखा, जैसे आपने अपने इब्तदाई कलमात में कहा, कि इमरान खान साहब अपनी तकरीरों से बता चुके हैं कि वो हार मान चुके हैं। वो नज़र आ रहा है उन्हें कि उनके हलीफ निकल गए हैं, उनके अपने एमएनएज रिवोल्ट कर चुके हैं, वो अपनी शिकस्त देख रहे हैं। लेकिन अब वो पाकिस्तान के अंदर मॉब वायलेंस, मॉब लिंचिंग की वो सियासत जो सदर ट्रंप ने इलेक्शन हारने के बाद नताइज तस्लीम करने से इनकार किया और अपने हमायतियों को कहा कि कांग्रेस और कैपिटल हिल के ऊपर हमला कर दो, और उस किस्म की जो 2014 में पीटीआई ने हरकत की थी पार्लियामेंट पे हमला करने की, ये उस किस्म की मॉब वायलेंस की पॉलिटिक्स की तरफ अपने हमायतियों को जज्बाती कर रहे हैं, और ये एक बड़ा खतरनाक मसला है। और आज का जो बयान है, मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसका नोटिस लेंगे, कि वजीर इत्तलात ने कहा है कि हम अरकान असेंबली के सिर के ऊपर वायलेंट मॉब्स को बिठाएंगे, उन्हीं जत्थों में से उन्हें गुजरना पड़ेगा और उन्हीं जत्थों के जरिए उन्हें वापस जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि ये धमका रहे हैं। वैसे ठीक है एहसन साहब, वैसे ठीक है, शफकत साहब से ऑलरेडी, क्योंकि वो उनका इंटरव्यू ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है जो हम इसी प्रोग्राम में चलाएंगे, वो ये डिनाइल उसका दे चुके हैं कि हम सिर्फ एक दिन आएंगे, वापस चले जाएंगे, अदम एतमाद वाले दिन हमारा कोई प्लान नहीं है वहां पे खड़े होने का। लेकिन इट्स अ वैलिड पॉइंट कि मॉब जस्टिस और ये सारे सवालात हमने उनसे उठाए। सर ये बताइएगा कि अभी रुकावट क्या है काफ लीग के साथ, अगर मामला तय होने की बात हो, क्या वजह है कि मुलाकातों पे मुलाकातें हो रही हैं या बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हो, ये बात बिल्कुल फाइनल तरफ क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि 8-10 दिन ही रह गए, उससे पहले आपको ये सब कुछ फाइनल करना पड़ेगा। जी देखिए, इसलिए कि अभी तक हुकूमत की तरफ से इजलास का कोई कतईयत के साथ ऐलान नहीं हुआ। अभी तक जितने ऐलानात हो रहे हैं वो गैर रस्मी हैं। स्पीकर ऑफिस ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि वो कौमी असेंबली का इजलास कब बुलाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि हुकूमत का एक जूनियर वजीर ये बता रहा है कि कौमी असेंबली का इजलास कब होगा और वोटिंग कब होगी। ये काम स्पीकर नेशनल असेंबली का है, और ये चीज़ें स्पीकर के किरदार के ऊपर बहुत सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा कि अगर स्पीकर ने अपने ओहदे का पास ना रखा और जानिबदारी करते हुए एक पार्टी के कारकुन की हैसियत में आइन और कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जो कि एक नहायती जमहूरी जो ऑप्शन है उसको बरूएकार अपोजिशन ला रही है, ये आइनी तरीक़ेकार है। तो अगर इसमें इस किस्म के वाक़यात हुए कि स्पीकर पीटीआई का कारकुन बन के और हुकूमत के वजीरों के हाथों में खेलते रहे, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा जमहूरी अमल के लिए भी और ख़ुद स्पीकर के ओहदे के लिए भी। तो इसलिए जब तक कोई कतईयत के साथ ऐलान नहीं होता, मैं समझता हूँ कि जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो भी सलाह मशवरा करेंगे। ठीक, ऐसे साहब क्या अबूरी सेटअप अदम एतमाद कामयाब होती है? क्या इस पर इत्तेफाक राय हो चुका है कि वो सिर्फ 2 माह के लिए होगा? कुछ खबरें आज ऐसी आ रही हैं। देखिए, इस पे तकरीबन सब लोग तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को जितनी तबाही में धकेल दिया गया है, इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है। अगर आप 6 महीने या साल सवा साल के लिए हुकूमत रखेंगे, मिसाल के तौर पे अगर 2023 में भी आप इलेक्शन के लिए रजामंद हों, तो 6 महीने के बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा और हर कोई इलेक्शन मोड में होगा। किस किस्म की रिफॉर्म आप कर सकते हैं? रिफॉर्म कभी कोई हुकूमत इलेक्शन ईयर में नहीं कर सकती। तो लिहाजा आपको अगला सवा साल स्टेटस को में डांग टपाव में चलाना पड़ेगा, जिससे मुल्क की मईशत मजीद तबाह हाल हो जाएगी। तो इसीलिए इसका हल एक ही है
कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद एक हुकूमत आए, फुल मैंडेट के साथ आए, वो सबको बिठाए, सिर जोड़ के सब एक कौमी एजेंडा बनाए और 2-3 साल में जो रिफॉर्म्स करने की जरूरत है उन पर अमल दरामद किया जाए। यही एक रास्ता है कि जिससे हम मुल्क को बहुत से दें। लेकिन एहसन साहब, क्या इस पे इत्तेफाक राय मौजूद है कि 2 से 3 महीने का पूरी सेटअप होगा ओपोजिशन की बातों में? तो किसी को शुबा नहीं है कि अगर हम तूल देंगे अगली हुकूमत को अदम एतमाद के बाद, तो उससे माशी सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी और जो भी हुकूमत होगी उसके गले में इस हुकूमत की नाकामियों का हार पड़ जाएगा और वो हुकूमत अपने गुनाह बख्शवाने शुरू कर देगी। तो इसलिए सियासी तौर पे हर शख्स इतना बालिग है कि वो समझता है कि चंद माह के अंदर आप कुछ इस्लाह नहीं कर सकेंगे, बल्कि पीटीआई की हुकूमत की तमाम नाकामियों का बोझ अपने ऊपर आयद कर लेंगे। लिहाजा कोई और ऑप्शन नहीं है कि चंद एक इस्लाहात जो एक आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात के लिए कवानीन को बेहतर करने के लिए दरकार हैं, उन्हें फौरी तौर पर अमल में लाया जाए और जितनी जल्दी हो सके आम इंतखाबात मुनसिफाना बुनियादों पर मुनक्कद हों, ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत बने जो मुल्क को बहाली की तरफ लेकर जाए, मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के निज़ाम को ठीक करे, इकॉनमी को ठीक करे, फॉरेन पॉलिसी को ठीक करे। देखिए क्या मैस बन गया आज पाकिस्तान का। पाकिस्तान आज आलमी सतह पे तनहा खड़ा है, हम कर्जों के बोझ में दब गए हैं, अवाम महंगाई को देख रहे हैं। वजीर आजम ऐलान करते हैं कि मैं 5 रुपए बिजली सस्ती कर रहा हूँ, अगले ही दाम 6 रुपए महंगी कर देते हैं। एक तमाशा बना दिया लोगों के साथ भी, और फिर अपने आप को पाकिस्तान मुझे पेश कर रहे हैं आप। जी ठीक है। एहसन साहब ये बताइएगा कि क्या अबूरी वज़ीर आज़म नेक्स्ट सेटअप में जो भी वज़ीर आज़म आएगा, ये इत्तेफाक हो चुका है कि नून लीग से होगा और वो शहबाज शरीफ साहब होंगे? देखिए अभी चूंकि ये बातें कबल वक्त हैं, लेकिन ब्रॉडली आप सुन रहे हैं कि जो मुख्तलिफ कायदीन इस हवाले से बयानात दे रहे हैं। हमारी इस वक्त तमाम तर तवज्जो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने पर है, और जिस तरह तमाम अपोजिशन जमातों ने मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है, इसी तरह जो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद के मराइल हैं उनको भी हम सलाह मशवरे के साथ इंशाअल्लाह ताला तय कर लेंगे। लेकिन अभी हमारी सबकी तवज्जो इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के नाम पर फिलहाल कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ नेक्स्ट वज़ीर आज़म के तौर पर। फिलहाल ये भी कह सकते हैं कि उनके नाम पे कोई इख्तिलाफ भी नहीं है। ठीक है एहसन साहब, अब जवाब हमें मिल गया है। अच्छा ये बताइएगा कि आज हमजा शहबाज के तर्जुमान इमरान गुराय साहब ने ये कहा है कि जी अगले सीएम पंजाब जो हैं वो हमजा शहबाज होंगे। एक तरफ आप परवेज इलाही साहब को ऑफर कर रहे हैं, जो आज उन्होंने कहा कि ओपोजिशन हमें ऑफर कर चुकी है सीएम पंजाब की स्लॉट। दूसरी तरफ हमजा शहबाज साहब का तर्जुमान ये कह रहे हैं कि वो खुद ही होंगे। अब तरीन साहब से भी मुलाकातें हो रही हैं, तरीन साहब के ग्रुप से। अब या तो परवेज इलाही साहब को सीएम आप बनाएंगे, या हमजा को बनाएंगे, या तरीन को बनाएंगे, ये हो रहा क्या है? नहीं, अभी तो देखिए जो मरला दरपेश है वो मरकज में तहरीक अदम एतमाद का है। पंजाब में तो अभी तहरीक अदम एतमाद पेश भी नहीं हुई, लिहाजा वहां पर यह कहना कि कौन वजीर आला होगा कबल अज़ वक्त है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि हम सब की तवज्जो मरकज के तहरीक अदम एतमाद पर है, और इंशाल्लाह जब ये कामयाब होगी। ऐसे सब कतई कलामी की माफी, लेकिन पंजाब के मामलात जो हैं वही डिसाइड करेंगे ना। अगर क्यू लीग ने आपका साथ देना है तो उसका इम्पैक्ट मरकज पर भी पड़ेगा, अगर तरीन ग्रुप ने देना है तो उसका इम्पैक्ट मरकज पर भी पड़ेगा। तो दिस इज वेरी क्रूशल कि पंजाब के बारे में बात की जाए। देखिए वो होगी ना, लेकिन बुनियाद जो है वो मरकज की तहरीक अदम एतमाद है। अगर काफ लीग मरकज में तहरीक अदम एतमाद में खुलकर साथ देगी तो उसके बाद ही फिर पंजाब की बात होगी। अगर तरीन ग्रुप जो है मरकज में तहरीक अदम एतमाद का साथ देगा फिर उसके बाद अगली बात होगी। तो इसलिए इस वक्त सबकी जो फोकस है, सबकी तवज्जो मरकज के तहरीक अदम एतमाद पर है, और ये इंशाल्लाह कामयाब होगी। चूँकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहादियों के अलावा भी इतनी तादाद में MNAs की हमायत मौजूद है कि हम इसको थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी पुष्टि हो। ठीक है, ठीक है। एहसन साहब आखिरी सवाल आपसे मुख्तसरन प्लीज अगर बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतने PTI के MNAs की हिमायत मौजूद है,
और ये भी कहा जा रहा है उनको टिकट्स भी ऑफर हुए हैं, कुछ और बातें भी की जा रही हैं। इसको क्यों ना हॉर्स ट्रेडिंग के जुमरे में देखा जाए? क्यों ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है कि अगर किसी कोई फ्लोर क्रॉस कर रहा है और उनको लालच के जरिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं? पहली बात मैं आपको ये वाजे करना चाहता हूं कि जो आइन के अंदर पाबंदी है कि अगर आप बजट के ऊपर या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर खिलाफ वोट देंगे तो डी-सीट होकर नया इलेक्शन करेंगे, तो ये एक कीमत लगाई गई है किसी के लिए अपने पार्टी के खिलाफ वोट देने के लिए, ताकि हर कोई हर मौके पे कोई वोट फरोख्त खरीदो फरोख्त ना हो सके। अगर आप ये बात तस्लीम कर लें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कोई रुकने असेंबली अपनी क़यादत या पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता, तो फिर तो किसी हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकती। फिर तो आइन के अंदर ये प्रोविजन ही एक बिल्कुल गैर मौसर है और एक फालतू है। लिहाजा फिर तो डिक्टेटरशिप है कि अब 5 साल किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेजॉरिटी के साथ वहां पर मुंतखब हुआ है। और अगर उसकी हमायत के लोग जो है उसके खिलाफ वोट नहीं दे सकते तो वो तो डिक्टेटर है। असल में ये जो प्रोविजन डाली गई ये इसलिए डाली गई कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उस पार्टी का रुकन वोट देता है तो वो फिर जेन्युइनली वो वोट दे और उस वोट की जो एक जो आप कह लीजिए कि जो है कीमत, वो डी-सीट होकर नया इलेक्शन लड़के वापस आ जाए, ताकि ये बात साबित हो कि उसने जेन्युइनली किसी बुनियाद के ऊपर खिलाफ वोट दिया। तो इसलिए ये पीटीआई का कहना कि जी लोग कर रहे हैं, हम ऑपोजिशन में क्या हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं? खजाने उनके पास हैं, बजट उनके पास हैं, हमारी तरफ तो हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां हैं। और अगर कोई हुकूमत की तरफ से ऑपोजिशन के पास है, वो किसी लालच में नहीं आ रहा, ऑपोजिशन से हुकूमत में जाए, उसे आप कह सकते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग है। ठीक, एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है जिसके बाद नदीम अफजल चंद और शफकत महमूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ लेकर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले एहसन इकबाल साहब से तफसीली गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि अभी चीमा साहब ने स्टेटमेंट दी है, काफ लीग के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो कह रहे हैं कि जी अपोजिशन ये जो कह रही है कि मामलात तय पा चुके हैं इत्तेहादियों के साथ, क्या सराहियाँ हैं, कोई मामलात हमारे साथ नहीं तय पाए। देखिए जी, जहाँ तक तरीके अदम एतमाद का तल्लक है तो इस वक्त भी बग़ैर इत्तेहादियों के अपोजिशन के नंबर्स पूरे हो चुके हैं। अच्छा, इत्तेहादी तो इसलिए ज़रूरी है मेरे ख्याल में एज ए पोलिटिकल वर्कर कि हुकूमत को खुद एहसास हो जाए कि उसके पास अक्सरियत नहीं है और किसी मेंबर को जाके वोट कास्ट न पड़े, हुकूमत अपनी अक्सरियत साबित करे। और मेरे ख्याल में कल तक फैसला हो जाएगा। MQM की आज मीटिंग हो चुकी है, GDA से भी जरदारी साहब की मीटिंग्स हो चुकी हैं और मुस्लिम लीग Q से भी मीटिंग्स काफ़ी हो चुकी हैं, लेकिन वो ज़रा लेट हो रहे हैं। 1-2 दिन के लिए उन्होंने अपनी मशावरत के लिए टाइम मांगा है, तो बाकी मीटिंग्स तो बहुत तेज़ी से जारी हैं, बड़े महीनों से। लेकिन क्या मीटिंग्स तो हो रही हैं, कुछ क्या मामलात तय पाए हैं इत्तेहादियों के साथ? क्योंकि हमें तो सुनने में आ रहा है कि पावर शेयरिंग फार्मूला भी तय हो चुका है, MQM को सिंध में भी जगह दी जाएगी, यहाँ पे भी वजारतें मिलेगी, गवर्नर भी उनको मिलेगा। इतनी नीटी ग्रिटी का तो किसी को नहीं पता सिवाय 4-5 बंदों के, जो टॉप लीडरशिप है, सिर्फ उसको पता है। जिस तरह आपने सुना है इसी तरह हम सब ने भी सुना ही है। गैस है एक पॉलिटिकल, क्योंकि मुस्लिम लीग MQM और पीपल्स पार्टी सिंध में पहले भी कोलिशन में रहे हैं, वफाक में भी कोलिशन में रहे हैं, तो MQM का पीपल्स पार्टी के साथ चलना कोई मुश्किल नहीं है। जब आप और फिर मेरे ख्याल में कराची की और सिंध की महरूमियाँ जो हैं, जो चीज़ समझते हैं, जो दोनों जमातों का मौक़िफ़ रहा है, तो मेरे ख्याल में इन दोनों जमातों के इत्तेहाद से वो काफ़ी बेहतर हो सकता है, हालात बेहतर हो सकते हैं, स्टेबिलिटी भी आ सकती है। और जो वहाँ मामलात हैं लोकल बॉडीज़ के हवाले से, ठीक है, हम पहले इत्तेहाद में रहे हैं, लड़ते भी वो रहे हैं, MQM बार बार निकलती फिर, ये तो सियासत में होता रहता है। जब आप ये कहते हैं कि हमारे नंबर्स इत्तेहादियों के बगैर भी पूरे हैं, ये कहाँ से आए हैं नंबर्स, कितने पूरे हैं? देखिए, ये PTI के वो लोग हैं जो बड़े 1.5 साल से जिनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया हुआ है, जो आपके साथ उठते बैठते थे। मेरे साथ तो थोड़े ही उठते बैठते थे, बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं जिनसे मेरी सलाम दुआ भी नहीं है, वो भी हैं ऐसे हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल में वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टीज़, जिन्होंने मुस्लिम आवाज़, पीपल्स पार्टी, JUI
उनके साथ भी उनके मुज़ाकरात हो गए हैं। 25-30 अगला इलेक्शन होगी, उनकी तादाद कितनी होगी तक? 25 से ज़्यादा है। अच्छा, और इसमें पीपल्स पार्टी के पास भी लोग आए हैं या सिर्फ नून? पीपल्स पार्टी के पास भी। अच्छा, पीपल्स पार्टी के पास मतलब मेरे ख्याल है 6-7 आए होंगे शायद। ये अब मैं तादाद आपको नहीं बताता, 3-4 दिन बाद जब वोटिंग होगी तो उस वक्त आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इस वक्त टारगेट जो है ना, ये नहीं है कि कौन किसके पास कितने हैं। टारगेट उन सारी अपोजिशन का ये है कि अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए। ये टारगेट नहीं है कि नून के पास इतने होने चाहिए। इनसे टिकट्स के वादे हुए? देखिए, बहुत सारी जो पॉलिटिकल बंदा होता है जिसने इलेक्शन लड़ना होता है, उसका सबसे बेहतरीन उसका मुतालबा या उसकी ख्वाहिश या उसकी जो होती है वो उसका अगला इलेक्शन ही होता है। अच्छा, वैसे ये 20 करोड़ की जो बात कर रहे हैं नहीं, ये झूठ है। अच्छा, बिल्कुल झूठ। कई पैसों अगर किसी के पास सबूत है तो वो मैं समझता हूं सामने लाना चाहिए, उस पर हम मजम्मत करेंगे। अच्छा, शफकत महमूद साहब हमारे साथ हैं तो उनसे अभी पूछेंगे आगे जाके कि जी आपके पास अगर मेरे ख्याल सबूत में हैं ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के जुमरे में नहीं आता? आप कुछ तो लालच दे रहे हैं ना फ्लो क्रॉस करवाने के लिए। हॉर्स ट्रेडिंग, मेरी बात सुने, हॉर्स ट्रेडिंग तो हुकूमत भी कर रही है। ये जब हुकूमत तो करे, ये हॉर्स ट्रेडिंग तो वो भी हो रही है। लेकिन कुछ ये वो लोग हैं, हाँ, अगर कोई वोट बेचे, अगर कोई वोट अपने मुतालबात ऐसे रखे जो समझते हैं कि जो आम लोगों की नज़र में बुरे हों, तो वो तो फिर खरीदो फरोख्त हो, वो तो बुरी बात है। अच्छा, जब आप कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है हुकूमत की जानिब से भी, तो आपके लोगों से भी राब्ते किए जा रहे हैं? हुकूमत राब्ते करती है। हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ होता है। हुकूमत के पास वजारतें होती हैं, हुकूमत के पास डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, हुकूमत के पास इंतज़ामिया होती है, आर्म ट्विस्टिंग होती है। हुकूमत के पास तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये बताइए अपोजिशन के पास क्या होता है? अच्छा, ये जो अगर आप महीने 1.5 महीने पीछे चले जाएं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज आपकी जो रहनुमा है टॉप टियर, ये तो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए, ये अचानक हुआ क्या कि जी वो बैठ भी गए, सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से हो भी रहा है? देखिए, मैं आपको एक बताऊं, इलेक्शन 1.5 साल बाद इलेक्शन है और इस वक्त हर जमात ने अपना अपना अगला इलेक्शन लड़ना है। मज़ामत की सियासत हर कोई करेगा, अपोजिशन का वजूद कायम रखने के लिए अपना अपना हिस्सा हर कोई डाल रहा है। पीपल्स पार्टी से हमारा क्या गिला होता था कि पीपल्स पार्टी मज़ामत की सियासत नहीं करती। हम बिलावल भुट्टो साहब से यही कहते थे कि आप सड़कों पर नहीं निकलते, आप पंजाब में नहीं आते। तो लॉन्ग मार्च देख लें, बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी पार्टियों ने नहीं किया। PDM बनी, PDM टूट भी गई, PDM से पीपल्स पार्टी निकल गई और उसके बाद लेकिन जो अपोजिशन हुई है, पीपल्स पार्टी ने की है अपोजिशन, लॉन्ग मार्च भी किया है और कर रही है। और फिर वही हुआ कि जब आखिर दम पे डी चौक पहुंचे तो सारी अपोजिशन स्टेज पे थी। अच्छा, ये जो आप कहते हैं इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होनी चाहिए। जहां तक बात है पुरानी रंजिशों की, पुराने बयानात की, तो वो तो आपके सामने आई। शहीद बीबी ने कितने बयानात दिए थे। अच्छा, और अभी पुराने बयानात में खान साहब के देख रहा था, वो कभी मियाँ साहब की तारीफें भी कर रहे हैं और पुराना एक डेमोक्रेटिक अलायंस भी बना था अपोजिशन का। और आने वाले दिनों में इस इलेक्शन के बाद या फिर कभी तारीख में पता नहीं, फिर इमरान खान साहब इस साइड पे इकट्ठे हो, फिर अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं। ठीक, अच्छा, ये तो होता रहता है। जब आप ये कह रहे हैं कि 1.5 साल बाद इंतखाबात हैं, तो क्या इस पर कंसेंसस नहीं है अपोजिशन का कि जी नया वजीर आजम जो भी आएगा वो 3-4 महीनों के लिए होगा फिर इलेक्शन? आदिल भाई, ये अभी तक चीज़ें मेरे इल्म में तो नहीं है कि क्लैरिटी नहीं है इस पर कि कितनी मुद्दत के लिए आएगी। देखिए, इसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बजट आना है, 6 महीने 8 महीने तो लग ही जाएंगे कम अज़ कम। और वज़ारत उज़्मा का भी फैसला अभी नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ को बनाना है? मेरे ख्याल में वो तो फैसला हुआ, मियाँ साहब भी बनेंगे। अच्छा, या मियाँ साहब कल को अपनी पार्टी का कोई और बंदा बना दे तो मुझे नहीं पता। वैसे फैसला नून लीग की नहीं, वज़ारत उज़्मा लेनी, नून लीग नहीं लेनी है। और फिर मेरा ख्याल है कि यहाँ से उनको ये भी बताया गया कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल शहबाज शरीफ ही होंगे। नहीं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। बहरहाल नाम तो शहबाज शरीफ साहब का ही है। अच्छा, चले, नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट करेंगे, थोड़ा सा उनसे पूछेंगे कि PTI छोड़ने की वजह और वापस पीपल्स पार्टी में आने की वजह क्या थी। हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, PTI क्यों छोड़ी? देखिए, मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ
और 3 साल एक कठिन 3 साल गुजरे हैं। बहुत सारी सोच थी, बहुत सारी मतलब है एक बंदे के अंदर होता है कि शायद तब्दीली, शायद एक अच्छाई के लिए और भी मजबूरियां भी होंगी, हल्के के लोगों का प्रेशर भी होगा, लोकल होता है। तो वो उस वक्त ज्वाइन की, जो मैं समझता हूँ आज की दिन तक जो मुझे एहसास हुआ मेरा कोई फैसला अच्छा नहीं था। गलत उस फैसले में मेरे गिल्ट फील होता था, कभी खुशी नहीं हुई थी उस फैसले की। ये आपको भी पता है जी। ये मैं टीवी पे भी आता था। तो जिस फैसले से इंसान को खुशी ना हो ना जी, उसके असरात कभी अच्छे नहीं होते। अच्छा, बुनियादी वजह क्या बनी, मतलब क्या वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि आपने कहा कि नहीं बस और नहीं? देखिए, मैं यकीन जाने मैं खान साहब को हमेशा पॉलिटिकल मशवरे पे देता था, खुल के देता था, और उनकी मेहरबानी वो सुनते भी थे, लेकिन अमल कोई नहीं होता था, सुनते थे। तो मैं उनको यही, मेरा सबसे बड़ा जो पीटीआई के लोगों स्पोर्ट्स पर्सन में, मैं इस गाली गलोच की सियासत से उनको मैं कहता आप हुकूमत में हैं, इससे निकलें, इसको छोड़ें। लेकिन बहुत सारे वो ज़रा की राय ये थी कि हमारा जो करप्शन का नैरेटिव है ये गाली गलोच से कायम रहेगा, गाली गलोच निकाली जाओ, चोर डाकू करिए जाओ, और काम कोई बेशक ना बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी डिस्कस हो कभी, ना छोटे सूबों की कभी बातें हो, ना फाटा में जो हालात हैं, फिर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ये चीज़ें ऐसी थी जो क्रिटिकल सिचुएशन थी। और ये नई डिस्कशन होती थी सीरियस इसमें? कभी सीरियस डिस्कशन मैंने नहीं इस टॉपिक पे नहीं कभी सुनी। अच्छा, कोई कैबिनेट का कोई ऐसा एक खास वाकया भी है जिसमें वो नाराज हो गए थे बहुत ज़्यादा आपसे? नहीं, वो तो कैबिनेट की सारी बातें मीडिया पे आ जाती थी, कैबिनेट अंदर चल रही होती थी, बाहर मीडिया पे टिकर चल रहे होते थे, कुछ वो ज़रा बाहर अपने दोस्तों को मैसेजिंग कर रहे होते थे। अच्छा, कैबिनेट की सिक्रेसी तो होती ही नहीं है, होनी चाहिए सिक्रेसी। सही बात। तो खान साहब अगर नहीं सुनते, सबको गिला अक्सर यही होता है कि वो नहीं सुनते, वो फिर किस नहीं, खान साहब मशावरत जो देखे ना, मशावरत भी सुनते हैं, सुनने की हद तक तो कोई वहाँ पाबंदी नहीं थी किसी की बोलने की हद तक। लेकिन जब आप ताकतवर दरबारों में होते हैं तो बोलते भी लोग वज़ाकता से हैं, बड़े अंदाजे, वो जैसे अंदाजे गुफ्तगू दरबार के आपको लिहाज होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो बोलने की वो एक अल्फाज होने चाहिए कि आपका विजन हमारा ईमान, इस टाइप के अल्फाज। तो शायद मेरे पास वो मेरी वोकैबुलरी में वो अल्फाज नहीं थे, और इसका हो भी नहीं सकते इसमें, मतलब सच्ची बात है। मुझे कभी कम्प्लेक्स नहीं हुआ, लेकिन मैं परवरदिगार से दुआ करता था कि ना ही हो बात। बंदा मैं समझता हूँ अपनी पार्टी क़यादत के सामने या हुक्मरानों के सामने सच्ची बात करें आप, उसमें कोई ब्लैकमेलिंग ना हो, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, उसमें एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो फिर आप सच्ची बात करें, कुछ नहीं होता। आपके पास ऑप्शन तो ऑब्वियसली नून लीग का भी था, मुझे बहुत सी वजूहत की वजह से पता है, लेकिन आप फिर दोबारा ऐसी पार्टी में चले गए कि जिसका जीतना पंजाब में बड़ा मुश्किल लगा। लेकिन जीत हार को सिर्फ सियासत नहीं होती, सियासत होती है आप अपनी जो आपका ज़हन, आपने जो आइडियालॉजी सीखनी है या आपने जो अमल करना है या आप जिसकी आपकी ट्रेनिंग है, वो आप कहाँ कंफर्टेबल होते हैं, आपका क्राउड, आपका सोशल सर्कल कहाँ पे आप कंफर्टेबल होते हैं, आप अपने वर्कर्स आपको कहाँ के अच्छे लगते हैं, आप अपने वर्करों के पास बैठकर आप अपनी कौन सी आइडियालॉजी, जो छोटे सूबों की बात करें, जो माइनॉरिटीज़ की बात करें, जो प्रोग्रेसिव जमात हो, जो मज़हब के कार्ड को इस्तेमाल ना करे, ये सारी चीज़ें आपने बैठ के कौन सी आप, तो मैं उसमें मैं समझता था मैं पीपल पार्टी में बेहतर सियासत कर सकता हूँ। अच्छा, चंद साहब, और फिर एक नौजवान की आदत थी ठीक। जिसके ऊपर बिलावल साहब के ऊपर आज तक कोई इल्ज़ाम नहीं या कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं समझता हूँ कि फ्यूचर जो इस मुल्क में एक यूथ का फ्यूचर है, तो उस यूथ में बिलावल को मैं बेस्ट ऑप्शन समझता हूँ। अच्छा, मुझे चंद साहब ये बताएगा आखिर में मुख्तसरन के आप इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बावजूद आपको उन्होंने माउन खसूसी बनाया, तर्जुमान बनाया खान साहब ने अपना। पीटीआई का एक गिला ये है कि इतने सब कुछ करने के बावजूद भी नदीम अफजल चंद साहब जो हैं उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, मैंने बनाया, मेरी वजह से कभी मैं स्पोक्स पर्सन खान साहब का बना, तो मेरी वजह से कभी ना खान साहब को कोई मीडिया में गाली गलोच कभी हुआ। मैं जिस टॉक शो में बैठता था या जिस एंकर के साथ बैठता था या किसी मीडिया ग्रुप के साथ बैठता था, तो मेरी वजह से कभी खान साहब के ऊपर उंगली नहीं आती थी। बाकी स्पोक्स पर्सन भी ढेर सारे हैं, वो जब दूसरों को गाली देते हैं तो उल्टा खान साहब की फैमिलीज़ को भी गाली दिलवाते हैं, खान साहब को भी दिलवाते हैं। तो मैं तो ऐसा स्पोक्स पर्सन नहीं था। स्पोक्स पर्सन ज़्यादा बोलने वाला नहीं होता, कम बोलने वाला होता है। बदकिस्मती ये वहाँ ज़्यादा बोलने वाला चाहिए होता है।
ठीक, चलिए। नदीम अफजल चंद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज़ीन, एक ब्रेक का, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, लाखों लोग पार्लियामेंट के बाहर डी चौक में खड़े होंगे, वोट देने वाले उधर से गुजर कर जाएंगे और वोट देकर वो उधर से ही वापस आएंगे। उनके बयान से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब मॉब जस्टिस की कोशिश कर रही है, उसकी मुतलाशी देख रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मॉब जस्टिस का क्या बात है? लोग, पार्टी के लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि उनके कौन से एमएनए जो है वो साथ है खड़े हैं, कौन साथ नहीं खड़े। तो जो साथ नहीं खड़े होंगे वो लोगों को नजर आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे खड़े होकर किसी के साथ कोई तशद्दुद किया जाएगा, जैसे क्यों है। लोग देख रहे होंगे, टीवी पे देख रहे होंगे। ये जो शफकत साहब 27 को जलसे का ऐलान आप लोगों ने किया हुआ है, क्या ये धरना होगा और जब तक नो कॉन्फिडेंस नहीं होंगी आपके लोग वहीं पे बैठे रहेंगे, या उसी दिन आएंगे और उसी दिन वापस चले जाएंगे नो कॉन्फिडेंस से पहले? नहीं, ये तो एक जलसा है और 27 को जलसा होगा और गालिबन 28 को वोटिंग होगी, तो ये तो जलसा हो के लोग चले जाएं। लेकिन सर, आपकी अगर वज़रा की और वज़ीर आज़म साहब की तकरीरें देखी जाएं, एक तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग अगर फ्लोर क्रॉस करेंगे, अदम एतमाद में खान के खिलाफ वोट देंगे, उनके साथ अच्छा नहीं होगा, पुरतशद्दुद वाक़यात भी उनके साथ हो सकते हैं। नहीं, कोई पुरतशद्दुद वाक़यात की बात नहीं है। बात यह है कि जो जिनके हल्के के अवाम ने पीटीआई को वोट दे के उनको वहां पहुंचाया है, तो वो तो अपसेट होंगे, वो नाराज होंगे और वो उसका इजहार ये होगा कि उनको वो सियासी तौर पे आइंदा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कोई तशद्दुद वाली बात जो है पता नहीं कहाँ से आई है, इसका कोई हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, अच्छा, शेख रशीद साहब हो गए, फिर असद उमर साहब हो गए, 2-3 दिनों से आपके अपने जो सीनियर वज़रा हैं वो इत्तेहादियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। मतलब काफ लीग के बारे में कह रहे हैं कि जी वो चंद अजला की पार्टी और वजारत आला मांग रहे हैं। अब ये बताएं कि ऐसे बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? क्या आपको अब यकीन हो गया है कि काफ लीग आपका साथ नहीं देगी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यू आर ट्राइंग टू पुश अवे योर एलाइज? नहीं, देखिए, मुझे असद उमर के बयान का तो पता नहीं है, लेकिन शेख साहब ने जो बयान दिया था उसके बाद उन्होंने उसकी वजाहत की और हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं। जब तक कोई पब्लिकली ये नहीं कहता कि वो हमारे साथ नहीं है, हम क्यों तसव्वुर करें कि कोई हमारा साथ छोड़ गया है। तो इसलिए हम तो सबकी कदर इज्जत करते हैं और जब तक हमारे साथ वो खड़े हैं, बिल्कुल वो हमारे इत्तेहादी हैं और हम उनके साथ बिल्कुल वही बेहतरीन सलूक जो पहले कर रहे थे वो भी वही करेंगे। एमक्यूएम की जरदारी साहब से मिलने के बाद जो पीपल्स पार्टी ने स्टेटमेंट जारी की है कि दोनों जमातों ने मुल्की मफाद में मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया है। अब ऑब्वियसली एमक्यूएम का भी उस पर बयान आ गया है कि जी बड़े अच्छे माहौल में वो हुई। अगर एमक्यूएम आपसे चली जाती है तो नंबर्स पर असर तो पड़ेगा। तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि इमरान खान असेंबली तोड़ देंगे अगर उनको अंदाजा हो जाए कि वो अक्सरियत खो चुके हैं, या मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं वो? आपने को 3 सवाल कर दिए इकट्ठे ही। बात यह है कि असेंबली तो वो तोड़ने का लीगली असेंबली तोड़ नहीं सकते और ना ही उनकी ख्वाहिश है कोई असेंबली तोड़ने की। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और जो अगर बयान है तो वो तो मैं बिल्कुल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं और पहले भी लिया है गलत बयानी से काम। जब एमक्यूएम की तरफ से कोई बयान आएगा तो फिर ही मैं उस पर तबसरा करूंगा। लेकिन ये तो एक पीपल्स पार्टी तो खुशफहमी में मुब्तला है, वो अपने लगे हुए हैं। अच्छा, अदम एतमाद एक जमहूरी अमल है, लेकिन जो कुछ वज़रा के बयानात अभी तक सामने आए या वज़ीर आज़म साहब की तकारीर है, उससे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। क्यों एक जमहूरी अमल को स्मूथ तरीके से नहीं होना चाहिए? देखिए, स्मूथली होने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपके मुखालफीन जो है वो 20-20 करोड़ की बोरियां लगा रहे हैं तो ये जमहूरी अमल से तो कुछ बढ़ के है। ये इन्होंने एक बाजार गर्म किया, हराम की कमाई जो है उसको कहीं ना कहीं तो लगाना है इन्होंने, और वो बाहर निकाल के ले आए हैं और उस पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो इंतहाई एक मैं कहता हूँ बुरी हरकत है और उसके ऊपर जितना शदीद गुस्सा किया जाए उतना कम है। लेकिन उसके अलावा मेरा ख्याल है किसी ने ये नहीं कहा कि कोई
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है उसके अंदर कोई मुदाखलत हो। अच्छा, ये अपने 20 करोड़ की बात की, कुछ हुजरा ये भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ताकतें भी अदम एतमाद के पीछे हैं। अब क्या हुकूमत के पास इन सारी चीज़ों के सबूत हैं? अगर हैं तो वो रिलीज क्यों नहीं कर देते आप लोग? मेरा ख्याल है कि करीब बहुत सारी बातें जो है वो बाहर आएंगी, और जहां तक बैरूनी का है इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत सारी बैरूनी ताकतें जो हैं वो खुश नहीं है एक आज़ाद पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी से। तो लेकिन उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि जो ये हॉर्स ट्रेडिंग शुरू की हुई है उसके हो सकता है सबूत जल्दी सामने आ। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के 20 से ज्यादा अरकान असेंबली ऐसे हैं जो कि एग्री कर चुके हैं ओपोजिशन जमातों के साथ। क्या खान साहब इज ही कंसर्न? कुछ इन्वेस्टिगेट आप लोगों ने किया कि इतने लोग जो हैं हमारे वो दूसरी तरफ ऑलरेडी चले गए हैं, कुछ टिकट्स के वादे, कुछ और मामला उसकी वजह से? देखिए एक तो हमें इन ऑब्वियसली ऑपोजिशन का सामना है, लेकिन मीडिया भी पार्टी बना हुआ है और गलत खबरें बगैर फेक न्यूज बगैर किसी बेसिस के, और यहाँ पे आपके कई सहाफी जो हैं वो तो ऑपोजिशन लीडरों से भी आगे पढ़ के पढ़े। ये किस किस्म की सहाफत है और किस किस्म की ये बातें हैं? मैं तो अब नाम में नहीं लेता, लेकिन आप ये कई ग्रुप्स हैं उनके तो लोग इस तरह पार्टी बने हुए हैं जैसे वो ऑपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं। तो ये तो बिल्कुल ही एक मजाक बना दिया मीडिया ने अपने आप को। तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। कुछ अरे लोग हर जगह होते हैं शफकत साहब, लेकिन हम जनरलाइज तो नहीं कर सकते मीडिया को। अच्छा, आज फवाद चौधरी ने यह कहा कि ओपोजिशन से मुज़ाकरात हो सकते हैं अगर वो अदम एतमाद वापस ले लें, तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की तरफ मुल्क बढ़ रहा है और वो अच्छी बात नहीं है। क्या आप कुछ ऑफर कर सकते हैं 5-6 माह में कि जी हम इंतखाबात करवा देंगे ताकि ये सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो और ओपोजिशन जो है वो नो कॉन्फिडेंस वापस ले ले? ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं हुई। लेकिन क्या आप समझ खान साहब को ओपोजिशन को एंगेज भी नहीं करना चाहिए? देखिए, एंगेज तो जब ये हार जाएंगे तो फिर वो एंगेज भी कर लेंगे इनको, लेकिन मतलब ये है कि ये अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना तो शौक पूरा करने कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। शफकत साहब, तो ये जो सूरत हाल बन चुकी है, देखिए OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक इवेंट हो रहा है। क्या सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए क्या किया जा सकता है? यू आर द गवर्नमेंट, कुछ तो ऐसा हो सकता है। पहले तो बात यह है कि ये इनको पता था कि इस्लामी वज़रा खारजा की कॉन्फ्रेंस OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो अगर इन्होंने ये सब कुछ इन्हीं दिनों में किया है तो मुझे लगता है कि डिलिबरेटली सैबोटाज करना चाह रहे हैं उसको। और बाकी ये है कि अपोजिशन अगर अपने आप को अपोजिशन तस्लीम करे और नॉर्म्स के मुताबिक खेले तो बात हो सकती है। ये तो नॉर्म्स के मुताबिक खेलते नहीं है। पहले दिन जब इमरान खान साहब ने हनफ जो हाउस में लीडर इलेक्ट हुए उस दिन जो इन्होंने हंगामा और शोर शराबा किया, तो ये तो इन्हें लूट मार खत्म हुई है और उसके बाद इनकी जदातें सबकी बाहर हैं। फॉरेन कंट्रीज इनकी मजाल है कि उनके साथ कोई बात कर सकें। तो ये तो बिके हुए लोग हैं और करप्ट लोग हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि इनसे कोई ज्यादा बात करनी तो मुमकिन वैसे ही नहीं है। अच्छा शफकत साहब, जहांगीर तरीन और अलीम खान जो हैं वो शदीद नाराज हैं और लग रहा ये है कि वो अब आपसे रूट कर चले गए, वापस नहीं आएंगे। कितने पुरुमीद हैं आपके अभी तक जो राब्ते हुए हैं कि वो अपोजिशन कैंप की तरफ नहीं जाएंगे? उन्होंने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया कि वो पीटीआई में नहीं है। उन्होंने पीटीआई में रिफॉर्म्स की बात की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पीटीआई छोड़ रहे हैं। अगर वो पीटीआई छोड़ते हैं तो और बात है। तो मुझे तो बहुत सारे लोग जो जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं, मैं उनको खुद भी मिला हूँ, वो पार्टी के साथ है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो पार्टी के साथ। शफकत महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। हाफिज़। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।